नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो विलेन वाला जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विलेन वाला जो टॉपिक है काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और साथ में ही साधारण क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो या दो से अधिक की जो पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं उनको यदि हम मिलाएंगे तो वो मिश्रण बनेगा। मिश्रण के दो प्रकार हैं। एक तो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। नाम से आपको पता लग रहा है समांगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाएंगे, मिलाने पर जो दोनों पदार्थ हैं उनके जो कण हैं उनका जो संगठन है वो प्रत्येक जगह है वो समान होगा और उनको अलग अलग हम नहीं देख सकते। उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद में उनको अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी और जो मिट्टी है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वही क्या कहलाएगा? विलयन होगा। यानी कि विलयन जो बनेगा वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय क्या होता है और विलाय क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, इस तरीके से हम इसका सूत्र लिखते हैं। यदि मिश्रण के अंदर या विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। जैसे जल में चीनी घोलते हैं तो जल विलायक है और जो चीनी है वो विलेय है। तो इस तरीके से हम जो विलयन है उसको परिभाषित कर सकते हैं। और विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय, ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। अब विलयन के कुछ गुण होते हैं तो वो गुण भी हमें ध्यान में रखना है। विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, यानी कि ये एकल प्रावस्था तंत्र होते हैं। और विलयन के जो कण हैं तो वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 तक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो विलयन के जो घटक हैं उनको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से हम पृथक नहीं कर सकते। घटकों को मिलाकर अगर विलयन बनाते हैं तो उनके गुणधर्म समाप्त नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो घटक हम मिलाएंगे उन घटकों का ही गुणधर्म उस विलयन का होगा। अब जैसे यहाँ पर विलेय के बारे में हम जानते हैं कि विलेय वह पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसे हम विलेय कहते हैं। और जिसे घोला जाता है उसे विलेय कहा जाता है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। कोई भी जो विलयन है उसमें एक से ज्यादा ये हो सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो देखो, विलायक। विलायक क्या होता है? वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। किसी भी विलयन में विलायक हमेशा एक ही होता है और विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो विलयन है वो सदैव विलायक की अवस्था को ही दर्शाएगा। अब अवयव की जो मात्रा के आधार पर और अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है अवयवों की मात्रा के आधार पर, जो अवयवों की जो मात्रा के आधार पर जो विलयन है उसको तीन भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो देखो तनु और सांद्र, एक तो ये जिसमें तनु और सांद्र, और एक संतृप्त, असंतृप्त और एक अति संतृप्त। इस तरीके से तीन पार्टों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। अब जो तनु और सांद्र विलयन क्या है? देखो, विलयन वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसको तनु विलयन कहेंगे। और वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसको हम सांद्र विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, इन दोनों को भी हमें समझना है। देखिए, पहले हम संतृप्त विलयन को समझे। देखो, वैसे किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। इस प्रकार का जो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन होगा। और संतृप्त विलयन के लिए जो विलेयता गुणनफल है, जैसे KSP, ये विलेयता गुणनफल है। ये जो उनके जो आयनों की सांद्रता है A+ और B- ये आयन है, इन आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि विलेयता गुणनफल उसकी जो आयनों की सांद्रता का गुणनफल है उसके बराबर होगा। तो
लेकिन हम यदि असमतृप्त विलयन के लिए बात करें तो असमतृप्त विलयन में क्या होगा, KSP विलेयता गुणनफल है और ये किससे ज्यादा होगा, जो विलयन है उसकी आयनों की सांद्रता के गुणनफल के, ये जो A इंटू बी, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, इस प्रकार ये होगा। तो यदि हम इनकी परिभाषा देखें तो देखिए, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा गुली हो समतृप्त विलयन कहलाएगा। और असमतृप्त विलयन की परिभाषा देखो, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा समतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो उसको असमतृप्त विलयन हम कहेंगे। और फिर अति समतृप्त विलयन की परिभाषा देखें तो देखिए, स्थिर ताप पर, ताप को स्थिर रखना है, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा समतृप्त विलयन से अधिक हो तो उसको असमतृप्त विलयन कहेंगे। देखो, अति समतृप्त विलयन क्या होगा, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा समतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसको अति समतृप्त विलयन कहते हैं। और अति समतृप्त विलयन में क्या होगा, जो आयनों की सांद्रता है जैसे A प्लस और B माइनस, ये आयनों की सांद्रता का गुणनफल है और ये ज्यादा होगा, जो विलेयता गुणनफल है KSP, इससे ज्यादा होगा अति समतृप्त विलयन के लिए। और अति समतृप्त जो विलयन है, इस विलयन की कुछ खास बातें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जो अति समतृप्त विलयन है वो मित स्थायी होते हैं, यानी कि जब इसको स्थिर छोड़ा जाएगा कुछ ही समय में विलेय के जो अधिक मात्रा विलयन से पृथक हो जाती है और विलयन क्या है, वो समतृप्त विलयन बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखो, जो विलयन है, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हम 3 पार्टों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं। गैसीय विलयन, पहला तो है गैसीय विलयन, और फिर दूसरा है द्रव विलयन, और तीसरा है ठोस विलयन। तो अब गैसीय विलयन क्या होगा, यदि किसी विलयन के अंदर विलायक है वो गैसीय अवस्था होगी तो उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे। अब गैसीय विलयन के अंदर जो देखिए, विलायक सभी के अंदर गैस है, लेकिन विलेय अलग अलग हो सकते हैं, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। यदि दोनों विलेय और विलायक गैस हो तो वो गैसीय विलयन हो गया। और उसके उदाहरण ये हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का मिश्रण है, वो दोनों ही गैस हैं, तो ये गैसीय मिश्रण का हो गया। और फिर द्रव और गैस, तो इसमें देखो, नाइट्रोजन है वो गैस है जो विलायक है, और क्लोरोफॉर्म है वो द्रव है। इसी प्रकार जैसे गैस और ठोस, इसके अंदर जो विलायक है वो गैस है और जो विलेय है वो ठोस है। इसका उदाहरण है नाइट्रोजन गैस और कपूर। कपूर ठोस है जबकि जो विलायक है नाइट्रोजन वो गैस है। इसी प्रकार जैसे दूसरा है, दूसरे के अंदर सारे के सारे द्रव अवस्था में है, द्रव्य विलयन के अंदर जो विलायक है द्रव्य अवस्था में है, और गैस, द्रव और ठोस, इन अवस्थाओं के अंदर जो विलेय है हो सकता है। तो देखिए, द्रव विलायक है और गैस है वो विलेय है। तो इसका उदाहरण है जल में ऑक्सीजन गैस। तो पानी है वो विलायक है और ऑक्सीजन है वो विलेय है। तो पानी द्रव अवस्था में है और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, और दोनों द्रव अवस्था में हो तो देखो, एल्कोहल और जल ये दोनों द्रव अवस्था में हैं, इसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हैं। और द्रव और ठोस, इसमें विलायक तो द्रव है और विलेय ठोस है। तो जो पानी है वो विलायक है जो द्रव अवस्था में है, और चीनी ठोस अवस्था में। तो ये तीनों जो प्रकार हैं वो द्रव विलयन के प्रकार है। इसके बाद में देखिए ठोस विलयन। ठोस विलयन के अंदर जो विलायक है ठोस अवस्था में होगा, सारे जो विलायक हैं ठोस अवस्था में हैं, जबकि विलायक जो विलेय हैं वो गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। यदि ठोस विलायक है और विलेय गैस है तो इसमें देखिए, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस, तो प्लेटिनम है ठोस है और हाइड्रोजन गैस है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। फिर है ठोस तो विलायक है और द्रव विलेय है। तो देखिए इसमें अम्लगम के अंदर देखो, सोडियम धातु है वो ठोस है, जबकि जो पारा है वो द्रव है। तो अम्लगम है इसका उदाहरण है। और दोनों ठोस हो, इसमें कोई भी मिश्र धातु है जैसे सोना और कॉपर, तो ये दोनों ठोस हैं। तो इस तरीके से ठोस, द्रव और गैस
तीनों प्रकार के विलयन को हम लिख सकते हैं और तीनों के जो उदाहरण हैं वो भी हमें याद होना चाहिए। अब इसके बाद में आती है विलयन की सांद्रता। किसी विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य? देखिए, किसी विलयन या विलाय की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी विलयन की सांद्रता हम निकालेंगे तो विलेय की मात्रा बटा विलयन या विलाय की मात्रा, इस सूत्र के द्वारा हम विलयन की सांद्रता को हम निकाल सकते हैं। और विलयन की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए कई इकाइयां हैं जिनके द्वारा हम इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो हम लगभग 9 सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले इकाइयां पढ़ेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, ppm, ppb, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोलविन। इस प्रकार 9 तरीके से हम सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, इनकी जो सांद्रताएं हैं उनको इस प्रकार हम प्रदर्शित कर रहे हैं। पहली है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको WW कहते हैं। देखो यहाँ पर WW आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों की मात्रा होगी, यानी दोनों ग्रामों में मात्रा होगी। देखो, विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसको द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे ये द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है जो आपके सामने है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्रामों में और विलयन का द्रव्यमान ग्रामों में, और 100 से हमने गुणा किया है क्योंकि प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। तो देखिए, इसका एक उदाहरण भी लिया हमने। 100 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो 40 ग्राम है ये तो विलेय का द्रव्यमान हुआ, और जो 40 ग्राम जल है इसमें घोला गया है तो ये विलायक है। और दोनों को हम जोड़ दें, जैसे विलयन का द्रव्यमान निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान और विलाय का द्रव्यमान दोनों को हम जोड़ेंगे। तो 40 और 400 को हम जोड़ेंगे तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा, और इसमें हम मान रखेंगे तो हमारे पास ये 9.09% जो है वो इसका द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। और भी ऐसे उदाहरण हैं जो आप ले सकते हैं और निकाल सकते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशत। देखो, इसमें VV दोनों लिखा है, यानी दोनों ही हम ml में लेंगे, यानी कि दोनों का आयतन लेंगे। तो देखो, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ml के आयतन को आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। जैसे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में और विलयन का आयतन ml में, और 100 से हमने गुणा कर दिया है। अब इससे भी रिलेटिव हम कई उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है, 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो ml है 15 ml है, ये एथेनॉल जो कि विलेय है, और 300 ml जल में घोला गया है, ये विलायक है। तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो 300 और 15 को हम जोड़ेंगे तो विलयन का आयतन आ जाएगा, और विलयन का आयतन 315 ml आ गया है। तो विलेय का आयतन 15 है और विलयन का आयतन हमने निकाल लिया है, क्योंकि ये विलेय है और ये विलायक है, और इनको जोड़ेंगे तो विलयन आ जाएगा। तो 15/315 गुणा 100, इसको हल करेंगे तो लगभग 4.76% ये आंसर आएगा। इसके बाद में तीसरी इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ पर देखो, W यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान ग्रामों में आएगा और आयतन ml में आएगा। तो इसकी परिभाषा भी हम ऐसे ही बनाते हैं। देखो, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान या विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगी। सूत्र बनाएंगे तो विलेय का भार और विलयन का आयतन, क्योंकि विलेय का भार ग्रामों में है, ठीक है, द्रव्यमान दे रखा है, और जो आयतन है ml में होता है, तो ml हम लिखा गुणा 100। इसके लिए एक हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। वो जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है।
तो मतलब ये विलयन ही का ही दे रखा है, ये विलायक नहीं है। अगर जल में घोला जाता है ऐसा आता तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं इनको, लेकिन ये विलयन का ही दे रखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, कभी कभी ये मिस्टेक हो ही जाती है। तो यहाँ पर 20/250 गुणा 100 मान रखेंगे तो 8% हमारे पास आएगा। इसके बाद में देखो अगला है पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम। किसी विलयन के 10⁶ ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के बाहर की संख्या पार्ट पर मिलियन कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। यानी कि जो हमने ऊपर जो सूत्र देखा था द्रव्यमान प्रतिशत का, सेम वही सूत्र है विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। केवल यहाँ पर आपको 10⁶ करना है और वहां पर 100 था यहाँ पर, तो वही है। और ये जो पीपीएम है ये जैसे कोई समुद्र का जो पानी है उसकी जांच करने के लिए उसमें कितनी मात्रा में गैस घुली हुई है, कितनी मात्रा में प्रदूषण है, वो ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। मतलब एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखो 9.6 गुणा 10⁻³ ग्राम O2 है, समुद्री जल के प्रति 1 किलोग्राम में घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में आपको ज्ञात करनी है। तो विलेय का द्रव्यमान आपको पता है दे रखा है ये, और जो विलयन है विलयन का द्रव्यमान 1 kg दे रखा है, जिसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम ये आ जाएगा। और पीपीएम ज्ञात करने का सूत्र ये है। इस सूत्र के अंदर यदि हम मान रखेंगे तो इस तरीके से पीपीएम 9.6 × 10⁻³ अपॉन 1000 × 10⁶। तो इसको हम हल करेंगे तो देखो 1000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यदि ये जो गाते हैं इनको नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस 10⁻³ है, इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो 10⁶ हो जाएगी। तो ये दोनों कट जाएंगे तो 9.6 ppm इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक आता है पार्ट पर बिलियन यानी कि पीपीबी। किसी विलयन के 10⁹ भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पीपीबी कहलाएगी। तो सेम उसी तरीके का सूत्र है जो पीपीएम का था, वहां पर 10⁶ था और यहाँ पर 10⁹ है। ये ध्यान रखना, पीपीबी विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁹ तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आता है मोलरता। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलू की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलू की संख्या जो n है, विलेय का द्रव्यमान और बटा विलेय का अणुभार। अब मोलरता क्या होती है? मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है विलेय के मोलू की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ये लीटर में होता है और इसको हम चेंज करेंगे ml में, मतलब 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो मोलरता विलेय के मोलू की संख्या अपॉन विलयन का आयतन ml में। तो ऊपर वाले सूत्र में जो ऊपर अभी सूत्र देखा है इसमें लीटर में था और इसको ml में बदल लिया हमने, तो 1000 का भाग दिया तो 1000 यहाँ पर ऊपर गुणा में आ जाते हैं। और जो विलेय के मोलू की संख्या है उसको हम जानते हैं कि जैसे n बराबर हमने क्या लिखा था, जो W बटे m। तो W है वो बार है, ठीक है, और m है वो मोलर द्रव्यमान है। तो इसमें हम मान रखेंगे ये सारे, जैसे m बराबर लिख रहे हैं मोलरता बराबर n/v। v जो विलयन का आयतन लीटर में है, तो m बराबर W बटे m। मोलू की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है W/m। W बार है जो ऊपर हमने देखा था ना, ये मोलू की संख्या, ये विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलेय का भार। तो ये यहाँ पर जो W है वो भार है और m है मोलर द्रव्यमान है और v है वो विलयन का आयतन है। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो सूत्र अलग अलग तरीके के ये बनेंगे। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। जो NaCl है उसका मोलर द्रव्यमान ये होता है, देखो सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 होता है। इस तरीके से उस सूत्र में मान रख के इसको हल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इसका समाधान बता दूंगा। और भी एक जो वीडियो है वो लेके आएंगे जिसमें हम केवल न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ही हम अध्ययन करेंगे। अब देखो मोलरता, विलायक यानी 1 किलो में घुले विलेय के मोलू की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब ये ध्यान रखना
जो मोलरता थी वहां पर, यहाँ पर विलाय के स्थान पर विलियन था, यहाँ पर विलाय का है, ठीक है, और वहां पर लीटर में था, यहाँ किलोग्राम में है। तो देखो m बराबर, यहाँ वहां पर बड़ा M लिखते हैं मोलरता को और मोलरता को छोटा m। विले के मोल अपॉन विलाय का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे इसको। तो देखो m बराबर विले के मोल अपॉन विलाय का द्रव्यमान और गुणा 1000 कर दिया हमने, ठीक है। तो मोलरता ज्ञात करने का ये सूत्र है, जिसमें हमने विले के मोल बराबर हम जानते हैं विले का भार बटा अणुभार। तो ये सूत्र हमने लिखा है विले का भार अपॉन विले का अणुभार। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे और इसको ग्राम में बदलेंगे तो गुणा 1000 से हम इसको गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब आगे देखिए, ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जिसको आप हल कर सकते हैं। अब आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता n द्वारा प्रदर्शित हम करते हैं। अब देखो, किसी निश्चित ताप पर विलियन के प्रति लीटर में घुले विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो विलियन की नॉर्मलता का सूत्र है विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। तो हमें विले का ग्राम तुल्यांक अगर निकालना है तो वो भी हमें ध्यान में होना चाहिए। अगर हम विले का जो द्रव्यमान है उसमें तुल्यांकी बार का भाग देंगे तो विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आएगी, और फिर तुल्यांकी बार निकालेंगे तो हम इसका अणुभार में संयोजकता का भाग देंगे तो हमारे को तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। तो ये तुल्यांकी भार भी आपको निकालना आना चाहिए। सभी जो अम्ल, क्षार, लवण और कोई जो आयन है, इन सब का तुल्यांकी भार आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये नॉर्मलता का सूत्र है, देखिए विले का द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार, ये ग्राम तुल्यांक निकालने का सूत्र लिख दिया, और विलियन का आयतन ml में लिखा है हमने, पहले लीटर में था अब ml में लिख दिया और गुणा 1000 कर दिया, क्योंकि 1000 का भाग देंगे तो ये ml में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र मैंने बता दिया, और ये तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र है अणुभार बटा संयोजकता। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसकी नॉर्मलता आप निकाल सकते हैं। जैसे 8 ग्राम NaOH है, 100 ml जल में घोला गया है, विलियन की नॉर्मलता आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से V बराबर 100 ml है और जो W बराबर है 8 ग्राम है, यानी विले का भार है 8 ग्राम है, ठीक है। और ये इसका अणुभार निकालेंगे तो 40 आएगा, और तुल्यांकी भार निकालेंगे NaOH का तो देखिए अणुभार है 40 और संयोजकता 1 है, तो 40 इसका तुल्यांकी भार आ गया। इस तरीके से अब इसको निकालेंगे तो 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को मोल भिन्न भी कहते हैं और मोलंश भी कहते हैं, याद रखना। उसको x द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो किसी विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उसका मोल प्रभाज या मोल भिन्न कहते हैं। यानी कोई घटक है, उस घटक के मोलों की संख्या और उस विलियन में जितने भी घटक हैं उनका कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई हमारे पास विलियन है जिसमें n मोल विले हैं और विलाय के मोल n है, तो विले का मोल प्रभाज होगा n/n+n। विलियन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध देखें तो मोलरता गुणा विले का अणुभार बराबर नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। तो जिसको भी हमें निकालना है पक्षांतर करके हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखें आगे मोललता और मोल प्रभाज में संबंध देखें तो इसमें भी काफी जी संबंध है। मोललता विले का मोल प्रभाज गुणा 1000 अपॉन विलाय का मोल प्रभाज इनटू विलाय का अणुभार। इस तरीके से इसके मोल प्रभाज और मोललता में हम संबंध निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा फास्टली मैंने आपको ये बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।